हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे और डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन ने डी ब्लॉक के कुछ गुणधर्म देख रहे थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे। आज अपन उसी प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं जिसको बोला जाता है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। यानी कि आपके जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन बनने वाला है इस ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन ये बनने वाला है आपका कि जो आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व या आपके संक्रमण धातु ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब हो गया वो आपको एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था देती है। ऐसा किस कारण उसमें देखने को आपको मिलता है उसका रीजन बताना होता है। तो देखिएगा अपन बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, यानी जो डी ब्लॉक है उसके गुण धर्मों को देख रहे थे और इसी कड़ी में अपन यहां बात करने जा रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था, इसको बोलोगे आप ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखना ऑक्सीकरण अवस्था की यदि अपन बात करें यहां पर तो आपके डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं तो सबसे पहले तो उसका देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है n-1d 1 से लेकर 10 तक और ns 1 से लेकर 2 तक। ये तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। अब यहां पर क्या होने वाला है कि जो आपके संक्रमण धातु है या आपके डी ब्लॉक की जो एलिमेंट वगैरह होते हैं उनमें आपको दो प्रकार के उपकोष देखने को मिलते हैं। एक तो डी उपकोष और एक आपका एस उपकोष, यानी कि ये जो आपका लास्ट ऑर्बिटल होता है बाह्यतम कोष होता है उसमें तो होना क्या है कि डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। डी और एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो देखो यहां पर या तो एक या दो इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पर आपके 1 से लेकर 10 तक के होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्वेश्चन क्या आएगा, पहली बात ये क्वेश्चन जो आने वाला है वो ये आता है कि क्या कारण है कि डी ब्लॉक की जो आपके एलिमेंट है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। आपको यहां पर कारण बताना है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। तो देखो आप क्या बताओगे, आपके पास में जो n-1d कक्षक होता है और आपके पास में जो ns कक्षक होता है, इस n-1d कक्षक और इस ns कक्षक की जो एनर्जी होती है, इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा में आपको बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है। यानी कि इनकी ऊर्जा में जो डिफरेंस होता है या अंतर होता है वो अल्प होता है। इसके अलावा यहां पर इसका ये जो nd कक्षक है और इसका जो ns कक्षक होता है यहां पर उसमें या तो क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन पाई जाते हैं। तो s वाले में तो एक या दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यहां पर 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहां पर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को या तो गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, उसको त्याग देते हैं, रिलीज कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना वो क्या बताता है, आपका ऑक्सीकरण के बारे में बताता है। अब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में जहां पर रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा है, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी है, वहां पर आपने पढ़ा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में किस प्रकार से ऑक्सीडेशन निकाली जाती है। यानी कोई भी जो आपका एलिमेंट होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अब अपन डी ब्लॉक की जो आपके एलिमेंट है उनके बारे में देखेंगे कि वो आपको कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दे सकते हैं। देखिएगा यहां पर अपने पास में एक टेबल बनने वाली है तो क्वेश्चन समझ गए, यहां पर वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।
यानी कि इसको बोला जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हो आप। अब देखिएगा यहां पर अपन जो बात करने जा रहे हैं, अपन देखेंगे यहां पर, यहां लिख रहा हूं मैं एलिमेंट या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं मैं, उसका यहां आ जाएगा मेरे पास में एटॉमिक नंबर, यहां आ जाएगा उस एलिमेंट की यदि अपन बात करेंगे तो उस एलिमेंट का प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। यहां अपन देखेंगे उसके पास में s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां देख लेंगे अपन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। s जो कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल, यानी कि d कक्षक जो आपका होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है, और एक अपन यहां पर देखने वाले हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, यानी वो आपको यहां से कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देने वाला है। अब देखिएगा यहां पर तो अपने पास में एटॉमिक नंबर हो गया है। अब देखो यहां आप पता है स्कैंडियम 21 से लेकर आप जाते हो जिंक 30 की ओर गमन करते हो। स्कैंडियम 21 से जब आप जिंक 30 की ओर जाते हो तो वहां पर आपके पास में D1 से लेकर D10 तक के इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो क्रोमियम और आपका जो कॉपर होता है वो एक प्रकार का आपके एक्सेप्शन केस में आ जाता है। तो यहां पर 21 वाला एलिमेंट आ जाता है आपका। यहां यदि आप लिखते हो तो वो एलिमेंट 22 वाला आ जाएगा। यहां फिर नीचे आ जाता है आपका 23 नंबर वाला यानी 23 वाला। फिर अपन बात करेंगे 24। अब देखो यहां पर आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि किस प्रकार से इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और उसी के आधार पर अपन कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इस ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, तो आपको उनको भी साथ में देखते हुए चलना है कि कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं जिंक है वो केवल आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपको देता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देता है, वो अपन यहां पर कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। और यहां पर सबसे लास्ट में आपका ये 13 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट। तो यहां पर यदि बात करेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट की, तो यहां पर स्काई, टाई, वाली, कार, मन, फे, को, नी, कॉपर, जिंक। ये जानते हो सभी आप इसको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और आपका जिंक। समझे? चलो अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहां मैं लिख रहा हूं साथ में। अब देखना यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, आर्गन 3d1 4s, ठीक है। ये कौन सा कोष है? आपका बाह्यतम कोष है। और इसके अंदर वाला कौन सा कोष है? उपांत्य कोष है। यानी आपको जब इलेक्ट्रॉन त्याग करना है तो सबसे पहले इस s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d2 4s। इस वेनेडियम की बात करते हैं तो आर्गन 3d3 4s। क्रोमियम की बात करते हो तो आर्गन 3d5 4s1। समझे? ये एक्सेप्शन केस है, आपको पता ही है, मैंने बताया था। इसमें इस कारण क्या होता है, क्योंकि यहां पर ये हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है इसके कारण स्टेबल होता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाल्फ फिल्ड ऑर्बिटल, हाल्फ फिल्ड ऑर्बिटल यानी अर्धपूरित जो आपकी कक्षक होते हैं उनके स्थायित्व के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आर्गन 3d5 4s1 देखने को मिलता है। मैग्नीज की बात करते हैं आर्गन 3d5 4s2। फेरस की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं आर्गन 3d6 4s2। कोबाल्ट की बात करते हैं आर्गन 3d7 4s2। निकेल की बात करते हैं आर्गन 3d8 4s2। कॉपर की बात करते हैं यहां पर तो क्या होने वाला है, आर्गन 3d10 4s1।
ये किस कारण होता है? तो ये होता है यहाँ पर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के कारण स्थायित्व इसका अधिक होता है। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण, पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व यहाँ आपको देखने को मिलता है अधिक। और लास्ट वाले जिंक की यदि बात करते हैं तो क्या हो जाता है? आर्गन 3d10 4s2। अब सबसे पहले अपन देखेंगे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाते हैं इस ऑर्बिटल में, यहां 2 2 2 और क्रोमियम की बात करते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है। यहां पर 2 है, यहां पर 2 2 2, फिर कॉपर की बात करते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास में, और यहां पर यदि बात करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किसमें आपके पास में? जिंक में है। अब देखना अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो आपके डी ऑर्बिटल में है उनके बारे में। तो देखो डी ऑर्बिटल में यहां आपके पास में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा यहां देखते हो तो 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां से स्कैंडियम से यदि आपके तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे मान लो, तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, पता है आपको। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि अपन बात करें तो स्कैंडियम जो आपका होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। अब देखो टाइटेनियम की बात करते हैं, सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेंगे, ये त्यागेगा, तो यहां पर टाइटेनियम +2 भी देगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा डी से तो +3 भी देगा, और यहां पर ये +4 भी देता है जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा अपना एक, टाइटेनियम +4 रंगहीन होता है, स्कैंडियम +3 रंगहीन होता है। जब अपन इसके कलर की बात करेंगे तो अपना क्वेश्चन वहां पर निकल के आ जाता है। चलो यहां बात करते हैं वेनेडियम की बात करते हैं। तो वेनेडियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके कहां से जाएंगे? एस ऑर्बिटल से जाने वाले हैं, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन आप करवाते जाना यहां से बाहर। तो कितने तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है? 2 3 4 और आपके 5 तक। तो +2 दर्शाएगा, +3 दर्शाएगा, +4 दर्शाएगा, +5 दर्शाता है। अपन बात करते हैं यहां पर क्रोमियम की। तो क्रोमियम से देखो 1 इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, इसका मतलब S +1 तो दर्शाएगा, +2 भी दर्शाएगा, +3 भी दर्शाएगा, +4 भी दर्शाएगा, +5 भी दर्शाएगा, और +6 भी दर्शाता है। मैग्नीज में ध्यान रखिएगा, मैग्नीज की अपन बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाने वाले हैं S ऑर्बिटल से, तो मैग्नीज +2 भी दर्शाता है। मैग्नीज की बात करोगे यहां पर तो ये दर्शाएगा +4 +5 +6 और +7 तक दर्शाता है। इसका मतलब सर्वाधिक यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो ये मैग्नीज के द्वारा दर्शाई जाती है। यहां देखो 5 और 2 ये सातों इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे जाएंगे, तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाने वाले, या ये गेन भी कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? देखो यहां पर 3 3 6, डी में कितने होते हैं टोटल? कितने होते हैं आपके? 10 उपकोष होते हैं, ठीक, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपकोष नहीं होते, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर क्या करोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले त्यागेगा तब, तो आपको तो पता होगा +2 और +3 दर्शाता है कौन? आपका जो आयरन वगैरह होता है, ये +2 दर्शाता है और +3 दर्शाता है, ठीक है। ये जो कोबाल्ट होता है ये +2 दर्शाता है, +3 दर्शाता है, ठीक है। निकल की बात करते हो +2 दर्शाता है, +4 दर्शाता है, पता है आपको, +2 दर्शाता है, +4 दर्शाता है। कॉपर की बात करते हो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से, +1 दर्शाता है और +2 भी दर्शाता। देखा होगा आपने कई कंपाउंड ऐसे होते हैं Cu+2, तो वहां पर जो स्टेबल होता है वो Cu+2 वाला ज्यादा होता है। जिंक की बात करते हैं तो केवल वो S इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। तो ये यहां पर अपने पास में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है जो इनके द्वारा दर्शाई जाती है। क्लियर है यहां तक? चलो यहां तक नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। तो ये अपने पास में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये कंपाउंड्स आपके दर्शा रहे हैं। कर लिया नोट? अब यहीं से अपन क्या बनाएंगे? कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं अपने, अपन उसकी बात करने जा रहे हैं। अब जो जो क्वेश्चन यहां पर बनने वाले हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। देखना क्या क्या क्वेश्चन अपने पास में यहां से बन सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो अपना ये बन सकता है
कि आपका जो कॉपर होता है Cu+1 और Cu+2 दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। तो देखो यहां पर जैसे कॉपर है तो ये दर्शाता है Cu+1 और Cu+, यदि आपसे पूछा जाए, एक बार आरबीसी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है जब आपके एनसीईआरटी का सिलेबस था, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। Cu+2 है, Cu+2 की यदि बात करेंगे तो यहां पर ये क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है Cu+1 तथा Cu+2 की तुलना में अधिक स्थायी कौन सी है। एक देखो आपके पास में Fe+2 होती है अवस्था, और एक आपके पास में होती है Fe+3 अवस्था होती है। देखो इसको तो क्या बोला जाएगा, फेरस अस, इसको क्या बोला जाएगा, फेरिक। इसको अस बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इक बोलोगे। इसी प्रकार Cu+1 वाले को क्या बोलोगे, क्यूपरस बोलोगे। Cu+2 वाले को क्या बोलोगे, क्यूप्रिक बोलोगे। इसको क्या बोल दोगे, क्यूप्रिक, ऐसे बोलना आपको, क्यूपरस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, अपन उस क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपन पॉइंट देखने वाले। पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं मैं। पहला पॉइंट है स्कैंडियम+3 ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाता है केवल, बाकी सभी देखो स्कैंडियम को छोड़कर +2 अवस्था दर्शाते हैं। यानी कि सभी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं वो स्कैंडियम इसमें अपवाद हो गया, बाकी सभी यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देते हैं। स्कैंडियम एक ऐसा है जो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां दे रहा है। तो कारण क्या बताओगे इसका, देखो स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ये होता है। ये आप देखने जा रहे हो 4s2 3d1, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो आर्गन 3d1 4s। जब यहां से ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो स्कैंडियम कौन सी स्टेट दर्शाता है, +3 अवस्था दर्शाता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या कारण है कि आपका जो स्कैंडियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता। आपको इसका रीजन बताना है, कारण बताना है। तो देखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो आप, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले इसने। अब देखो 6 2 8 6 14 2 16 2 18, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके पास में। भाइतम कोष की बात करते हो तो ये तो भाइतम कोष हो गया, आंतरिक कोष की बात करोगे इसके 18 इलेक्ट्रॉन। और ये 18 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या बोला जाता है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास। आभासी अक्रिय गैस विन्यास। तो कारण ये बताओगे, आभासी अक्रिय गैस विन्यास के कारण स्कैंडियम होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर भी समझ गए होगी। चलो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड ये आ सकता है, आपका जो जिंक होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। केवल जिंक ही ऐसा है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, बाकी अन्य सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील का मतलब अब जानिए आप, एक से अधिक कोई ऑक्सीकरण अवस्था आपको दे रहा है या दर्शा रहा है। इसको देखोगे जिंक +2 केवल +2 ऑक्सीडेशन अवस्थाएं दर्शाता है। कारण क्या बताओगे, देखो कारण बताओगे 3d10 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जब यहां से ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर अब इसके पास में क्या रहा कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 विन्यास रहा। और 3d10 जो विन्यास होता है आपका, ये कैसा विन्यास है, पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, यानी कि पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। और पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण आपका जो जिंक +2 होता है या जिंक होता है वो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से मैंने बना दिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन अपना यहां बन क्या सकता है,
क्योंकि ये क्वेश्चन है कभी ना कभी आपकी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, पहली बात तो ये नोट में लिखोगे, आपकी जो आवर्त सारणी है या डी ब्लॉक की जो एलिमेंट होते हैं उन सब में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था यदि दर्शाई जाती है तो वो दर्शाई जाती है ओस्मियम के द्वारा। तो मैं यहां पर वो लाइन लिख रहा हूं, वो लाइन आपको नोट करनी है। संपूर्ण आवर्त सारणी, या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन डी ब्लॉक में या डी ब्लॉक तत्व से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। सर्वाधिक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीकरण अवस्था है वो ओस्मियम के द्वारा दर्शाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था ओस्मियम। ओस्मियम का मतलब जानते हो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और उसका प्रतीक होता है OS, ठीक है, के द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहां से इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाई जाती है। दूसरा इसी से रिलेटेड 3D आपकी जो श्रेणी होती है, यानी कि स्कैंडियम से जब जिंक की ओर जाते हो, और अपने तो सिलेबस में 3D सीरीज ही है, 3D श्रेणी में सर्वाधिक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दर्शाई जाती है किसके द्वारा? Mn के द्वारा। Mn का मतलब आपके मैग्नीज के द्वारा दर्शाई जाती है। और मैग्नीज के तीन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है? वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। आपका मैग्नीज है वो +3 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, समझे? और यहां पर ये जो मैग्नीज है आप देख पा रहे हो वो केवल सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था यदि बात करोगे 3D सीरीज में तो वो +7 दर्शाई जाती है किसके द्वारा? इस मैग्नीज के द्वारा। ठीक है यहां तक? चलो अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीज ही +7 ऑक्सीडेशन क्यों दर्शाता है, बाकी क्यों नहीं दर्शाते? बाकी क्यों नहीं दर्शाते? तो देखिएगा, मैग्नीज की बात करते हो तो मैग्नीज का आप लिखते हो Z बराबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपके पास में क्या आता है निकल के? आर्गन ऐसे आता है 3D5 4s2, ये आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 18 5 23 और 2 कितने हो गए? 25 हो चुके हैं। अब यहां से देखो क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके बाहर, डी वाले और एस वाले, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होने वाला है? इस कारण ये +7 दर्शाता है। एक बात आप ये भी बता सकते हो, क्या? देखो, डी उपकोष होता है ये वाला, इसकी यदि बात करते हो आप, इसके 5 उपकोष होते, 1 2 3 4 5, 3D5। सर्वाधिक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जहां बात आई मान लो, तो सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? इस वाले में, मैग्नीज के पास में कितने हैं? 5। एस के पास में तो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, आप पावर सारणी में देखते हो या 3D सीरीज में देखते हो तो कुछ ऐसा होता है, जब आप स्कैंडियम से जाते हो टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, ठीक है, उसके बाद में आपका आ गया फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और आपका यहां जिंक। अब देखो, उल्टा कर दिया ना, चलो अब देखना, आप जाते हो जब स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हो तो यहां से यहां तक जा रहे हो मान लो, तब तो आपके पास में क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। यहां n का मान मैंने 5 लिखा है और n का मतलब होता है यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर गए, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या इसको आप ऐसे कह सकते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है, की संख्या बढ़ी।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है। फिर आप देखो जैसे फेरस से आते हो जिंक की ओर आते हो तो फिर आपके जो अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है वो घटती जाती है। इसके पास में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो 0 होता है, 3d10 विन्यास होता है। इसके पास में कितने होते हैं, 0 होते हैं, 3d10 विन्यास होता है। यहां देखते हो तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यहां देखते हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां देखते हो 3 होते हैं, यहां देखते हो 3d5 विन्यास के कारण कितना होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5, यहां देखते हो 5। उसके बाद में इसमें जाते हो तो क्या होता है, 3d6 होता है तो 4। कोबाल्ट की बात करते हो 3d3 होता है तो यहां पर 3 और यहां 2। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। चलो तो यहां तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी। जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वहां पर आपका जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है या ऑक्सीकरण जो अंक होता है वो भी बढ़ता है। जबकि फिर आप फेरस से चले किसकी ओर, जिंक की ओर चलते, फेरस से जैसे ही जिंक की ओर चले अब क्या हुआ यहां पर, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ गई, आपकी कमी आ गई। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि कम हो गई इसका मतलब आपका जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो भी क्या हो गया है, यहां पर कम हो गया है। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण अंक का स्थायित्व भी कम हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण यहां पर जेड इफेक्टिव जानते हैं आप, यानी जिसको बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका भी मान बढ़ जाता है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव में वृद्धि होती। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है जिसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन संयोजन होना है उसका निष्कासन होना या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना वो कठिन होता जाता है। इसी कारण मैग्नीज होता है वो आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। ठीक है, यहां तक नोट करिए इसको। फिर अपन आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इससे रिलेटेड कोई बात करते हो, देखो Cu+1 दर्शाता है और क्रोमियम ऐसा तत्व है जो +1 दर्शाता है। तो बात बता दी मैंने, तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप, यहां पर पॉइंट ये नोट करना है कि आपका Cu है एक +1 दर्शाता है और क्रोमियम है वो क्या दर्शाता है, +1। यानी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो Cu+1 दर्शाता है, Cr+1 दर्शाता है और मैंने आपको एक बता दिया है इसके नेम +3 दर्शाता है। बाकी जितने भी आपके पास में जो एलिमेंट वगैरह होते हैं या तत्व होते हैं, यदि अपन उनकी बात करना चाहिए, मान लो जितने भी एलिमेंट है आपके पास में यदि अपन उनकी बात करें तो वो सभी क्या दर्शाते हैं, NH2 विन्यास के कारण, NH2 विन्यास के कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्या क्रोमियम तथा कॉपर, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है क्रोमियम एंड कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं लेकिन अन्य 3D श्रेणी की तत्व +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। जिसका कारण क्या बताओगे, यहां पर इनमें पाया जाता है NH2 विन्यास और इस NH2 विन्यास के कारण ये अपने क्या करता है, इस S के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अब इसका मतलब क्या हो गया, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर दर्शाता। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड को। देखो अपने यौगिकों में केवल आपका ऑक्साइड है और फ्लोराइड है, वो ही उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? तो क्वेश्चन लिखिएगा आप, पहले क्वेश्चन लिखिएगा उसके बाद अपन उसका क्या करते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये हो सकता है, देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है अब तक एग्जाम में। तो पहले तरीके से ये पूछा हुआ संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का
स्थायित्व अधिक होता है क्यों? का स्थायित्व अधिक होता है क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या अपन यहां लगाते हैं अथवा। देखो क्वेश्चन ये आ सकता है फ्लोरीन अथवा ऑक्सीजन, फ्लोरीन अथवा ऑक्सीजन युक्त धात्विक यौगिकों में, ऑक्सीजन युक्त धात्विक यौगिकों में फ्लोरीन अथवा ऑक्सीजन क्या करते हैं? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। इसका आपको क्या बताना है? कारण बताना है। अब देखिएगा क्या कारण बताओगे इसका। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखना, फ्लोरीन आपके पास में और ऑक्सीजन है। फ्लोरीन की बात करोगे, ऑक्सीजन की बात करोगे तो अपने वर्ग में सबसे ऊपर आते हैं। अपने वर्ग में सबसे ऊपर आते हैं, इसका मतलब एक तो इनका जो आकार है वो क्या है? अधिक है, बड़ा आकार। एक तो बड़ा आकार है, दूसरा आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन। यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती। एक कारण आप ये बताओगे इसकी अधिक विद्युत ऋणता के कारण, अधिक विद्युत ऋणता के कारण। तो दो कारण निकल के आ गए आपके सामने। एक तो अधिक विद्युत ऋणता के कारण बताता है ऐसा, और एक बड़ा आकार होने के कारण, या अपने वर्ग में ये बड़े होते आकार में, इसलिए ये फ्लोरीन अथवा ऑक्सीजन युक्त यौगिकों में ये क्या करते हैं? अपनी उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। एक आप बता सकते हो इसका धनात्मक अपचयन विभव होता है। एक क्वेश्चन ये भी है, हालांकि बोर्ड की बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन आप लिख के आ सकते हो ताकि आपका जो आंसर है वो सटीक बैठे थोड़ा। धनात्मक अपचयन विभव, उसके कारण भी आपको क्या देखने को मिलेगा? एक उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती। क्लियर है? यहां तक इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके आंसर को नोट कीजिए। चलो आगे देखिए, अपन बात करते हैं आपकी जो संक्रमण धातुएं होती है वो एक तो आयनिक कंपाउंड बनाती है और एक बनाती है वो सहसंयोजक कंपाउंड बनाती है। यानी कि मैं बता सकता हूं कि आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, या देखो संक्रमण धातुएं होती है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहा हूं इसमें। संक्रमण धातु दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाती है। ठीक है, एक जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके द्वारा दर्शाई जाएगी वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये यहां पर पहले तो ये बताओ कि दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं। एक तो अपने आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, एक अपने बनाते ये सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते। आयनिक कंपाउंड की यदि अपन बात करें तो जब वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब तो वो आयनिक कंपाउंड बनेगा, और अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो क्या बना देता है? सहसंयोजक यौगिक बना देता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या कम ऑक्सीकरण अवस्था यदि होगी उसके पास में, तो वो क्या करता है? यहां पर आयनिक यौगिकों का निर्माण करता है। और यदि उसके पास में अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होगी या ऑक्सीकरण अंक उसका ज्यादा है तो वो किस प्रकार के कंपाउंड बनाता है? वो सहसंयोजक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होती है या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो यहां पर आप क्या बता दोगे? उसके सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होती है, और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो उसका स्थायित्व भी बढ़ता है। तो देखो ऑक्सीकरण अंक की बात करते हैं। ऑक्सीकरण अंक है वो सहसंयोजक गुणों के समानुपाती हो गया, सीधी सीधी बात है। सहसंयोजक गुणों की बात करते हैं, इन सहसंयोजक गुणों के समानुपाती हो गया। इसका मतलब ऑक्सीकरण जिसका जितना ज्यादा होगा उसमें उपस्थित सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा होंगे, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें उतने ही ज्यादा होते हैं। और उसके स्थायित्व की बात करते हैं तो स्थायित्व भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी की जहां बात आती है या स्थायित्व की जहां बात आती है तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के समानुपाती होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इनको स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा, या आप कह सकते हो एसिडिक नेचर जहां
होती है वो आप उसे बता सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी बता सकते हो। यानी अम्लीय प्रकृति ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, ये बता सकते हो आप। क्या बताओगे? अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो उसका स्तर भी बढ़ता है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ता है तो उसके सह संयोजक गुणों में वृद्धि होती है। अब देखो क्वेश्चन यहां से तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, क्वेश्चन ये है मेरे पास में, ये एग्जाम में आपके पूछा हुआ भी है। देखिएगा क्वेश्चन ये है MnO, MnO2, MnO3, Mn2O4, MnO7, ठीक है। Mn2O7 लिख देता हूं इसको, Mn2O7 को उनकी अम्लीय प्रकृति बता दो, अम्लीय प्रकृति बता सकते हो, स्थायित्व, और अपना जो विशेष टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि ऑक्सीकरण अंक के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। कर दोगे व्यवस्थित? देखिएगा कैसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसका मैं देखने जा रहा हूं, सॉल्यूशन देखने जा रहा हूं। अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर किसकी ज्ञात करनी है? मैंगनीज की ज्ञात करनी है। तो यहां देखो MnO की बात करते हैं, जिसकी ज्ञात करनी है उसको अक्ष माना जाता है। ऑक्सीजन का होता है -2, तो अक्ष -2 बराबर 0, अक्ष बराबर +2। यहां मैंगनीज या MnO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास में? +2 निकल के आई। आगे देखिएगा अपन बात करते हैं MnO2 की, इसकी ज्ञात करनी है, इसकी ज्ञात करनी है उसको अक्ष मानोगे, अक्ष -2, समझे। यानी यहां पर क्या करोगे, ये 2 × 2 या टोटल कितने हो गए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं -4, अक्ष बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये 4, ठीक है। सॉरी यहां पर ये देखो Mn2O3 है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ये Mn2O3 है। चलो आगे देखो, ये Mn2O3 जिसको ज्ञात करना है उसको अक्ष मानोगे, बराबर 6, अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। कैसे किया? अक्ष बराबर 6, इसका मतलब 2 का भाग लगेगा, और अक्ष बराबर क्या निकल के आ गया, +3 निकल के आ जाता। क्लियर? चलो Mn2O4 की बात करते हैं। Mn2O4 की तो 2x ज्ञात करना है, -4 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8 हो गए ना, 8, x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, x बराबर क्या है आपके पास में निकल के +4 आ गया है निकल के, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर अपने पास में यहां Mn2O7 है, Mn2O7, Mn2O7, 2x - 14 बराबर 0, 2x बराबर क्या करोगे 14, x बराबर क्या करोगे +7 कर देते हो। तो देखो दो की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम आ रही है, इसकी +4 आ रही है, क्लियर है, इसकी भी +4 आ रही है, तो इन दोनों का स्थायित्व यहां बराबर रहने वाला, क्लियर है। चलो इसका मतलब मैं स्थायित्व का क्रम लिखता हूं, स्थायित्व का क्रम भी वही रहने वाला है, अपने पास में अम्लीय प्रकृति का क्रम भी वही रहने वाले हैं, एसिडिक नेचर की बात करोगे तो वही क्रम रहने वाला है, और अपने पास में ऑक्सीकरण अंक का स्थायित्व या ऑक्सीकरण अंक का जो स्थायित्व होता है वही रहने वाला है, ठीक है। और आप ये बता सकते हो सहसंयोजक गुणों में वृद्धि का क्रम बता सकते हो, कैसे? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उसके सहसंयोजक गुणों की यदि आप बात करते हो तो आपके पास में क्या रहने वाले हैं, कम रहने वाले, और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसके सहसंयोजक गुण ज्यादा रहने वाले हैं। चलो क्या लिखोगे, MnO, फिर आपका सबसे ज्यादा वाला पहले आएगा ना, इसका मतलब Mn2O7, फिर ये +4 तो दोनों सेम आने वाले हैं, MnO2 और आपका Mn2O4 के बराबर आ रहा है। चलो उसके बाद में क्या करोगे, Mn2O3,
O3 और सबसे कम फिर आपका क्या हो जाता है MN। ये आपके पास में ऑर्डर आने वाला है, ये आपके पास में क्रम आने वाला। क्लियर है यहां तक? ये है आपका ऑर्डर, यहां पर ये क्रम आपको यहां पर याद रखना है। इस क्वेश्चंस को यहां तक नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। चले आगे। अब देखो, कुछ संक्रमण तत्व होते हैं और क्रियाशीलता की बात करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की अपन बात करने वाले। तो देखो, आपकी जो संक्रमण धातुएं है या आपकी जो संक्रमण तत्व होते हैं, उनकी यदि बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती, यानी ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने पर संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, यदि इनकी क्रियाशीलता की बात करें, क्रियाशीलता की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट के होती है समानुपाती। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है उसकी क्रियाशीलता भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। क्लियर है यहां तक? चलो अब देखो, कुछ में कंपाउंड लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन कौन से तो आयनिक है, कौन कौन से सहसंयोजक है। टाइटेनियम ऑक्साइड लिखा मैंने यहां पर चलो यहां लिखा मैंने मैग्नीज का ऑक्साइड, यहां मैंने लिखा V2O3, ठीक है, यहां लिखा Cr2O3, लिख दिया। चलो उसके बाद में यहां मैंने लिखा MnO2, लिख दिया। उसके बाद में मैंने लिखा ये लास्ट में Mn2O7। आपको बताना इनमें से कौन सा तो आयनिक आपका, कौन सा सहसंयोजक है, ये आपको बताना है। ठीक है, और भी ऐड कर सकते हो इसमें खूब है, CrO3, MnO3। सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको। तो देखो यहां पर अपने को ऑक्सीजन की मान के चलना है, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने को पता है, अपने को निकालना है कि इनके निकालना है। जिसके निकालना उसको मानोगे x माइनस का 2 बराबर 0, x बराबर क्या +2। तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 आई। इसके निकालोगे क्या आएगा 2x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6/2, x बराबर क्या आपका +3। क्लियर है? इस वाले की याद करोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 2x माइनस का 4 सॉरी x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा आपका +4 आ जाता। ठीक है, चलो इस वाले की बात करते हो तो x माइनस का 6 बराबर 0, x बराबर कितना आता है +6 निकल के आता है। इसकी बात करोगे तो यहां पर क्या करोगे 2x माइनस का 14 बराबर 0, x बराबर क्या आपका +7 आ जाता है निकल के। अब देखो, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होते हैं वो तो आयनिक होते हैं, इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हो तो इधर तो आपके कौन से होते हैं आयनिक गुण होते हैं उसमें, और इधर जा रहे हो तो किस प्रकार के होते हैं उसमें कोलेंट गुण होते हैं, या इसको आप ऐसे कह सकते हो सहसंयोजक गुण होते हैं। यहां तो आपके जो होते हैं वो होते हैं सहसंयोजक गुण, यहां जो होते हैं उनको आप बोलते हो कैसे गुण, आयनिक गुण होते हैं। और ये किस कारण होता है, जब आप क्या बताओगे ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है तो सहसंयोजक गुणों में क्या होती जाती है वृद्धि होती जाती है। इसकी नेचर कैसी आयनिक, ये कैसा आयनिक। अब बीच वाला बताओगे तो उसको क्या बताओगे कि उभयधर्मी, वो न तो आयनिक है नहीं क्या है सहसंयोजक है। ये कैसा होता है आपका उभयधर्मी, ये कैसा है आपका सहसंयोजक, और ये कैसा है आपका सहसंयोजक। बता दोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां पर करवा दिया है इसको। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज आप यहां पर ये बता सकते हो, इंपॉर्टेंट क्या है ये बता सकते हो कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं निम्न अवस्था के ऑक्साइड वो तो क्षारीय होते हैं, और उच्च अवस्था के ऑक्साइड क्या होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ऊपर एक लाइन लिख रहा हूं, उसी क्वेश्चन को यही कर रहा हूं। नोट में लिखना है संक्रमण धातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं यदि वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो, निम्न या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो होते हैं क्षारीय। ठीक है, और यदि वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो
तो वो आपके कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इनको अम्लता के या क्षारीयता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बता दोगे। तो ये तो कैसा है आपका यहाँ क्षारीय है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, उसका ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्यों बोला गया, क्योंकि ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, क्षारीय है। ये कैसा है, उभयधर्मी है, इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक यानी इसमें अम्लीयता के गुण भी पाए जा रहे हैं और क्षारीयता के गुण पाए जा रहे हैं। और यहाँ ये कैसा हो गया, अम्लीय, और ये कैसा हो गया आपका अम्लीय। नोट कीजिएगा यहां तक। चले आगे, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो पॉइंट देखने वाले हैं, आपकी जो संक्रमण धातु होती है यदि वो क्या बनाती है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है, तो उनमें उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है वो 0 आता है। जैसे आपका FeCO5, तो ये संक्रमण धातु क्या बनाती है, कोई उपसह संयोजक यौगिक बनाती है, या इसको आप क्या कह सकते हो, किसी संकुल यौगिक का निर्माण करती है। तो यहां पर जब देखते हो आप, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, 0 होता है। इसके अलावा CrCO6 हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। इसके अलावा निकिल की बात करते हैं, टेट्रा कार्बोनिल ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये अपने यौगिकों में संक्रमण धातु होती है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 देखने को मिलता है जब वो उपसह संयोजक या संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है उसकी प्रॉपर्टीज में। अगले में अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, उसको अंतराकाश यौगिक बनाते हैं वो देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द बेस्ट।